ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं स्टोर प्रोसीजर्स। तो स्टोर प्रोसीजर्स एसक्यूएल सर्वर के अंदर किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ये होते क्या है, इनको बनाते कैसे हैं, इनको मॉडिफाई कैसे करते हैं या उनको डिलीट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो स्टोर प्रोसीजर्स हमारे पास क्या है, सेट ऑफ स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। यानी आप समझ लो, आप पहले क्यूरी एग्जीक्यूट करते थे जिसमें डेटा इंसर्ट होता था, अपडेट होता था, डिलीट होता था या फेच होता था। लेकिन होता क्या था, वो नंबर ऑफ क्यूरीज आप एक साथ सिलेक्ट करके चलाते थे। ठीक, ये इसी तरह है जिस तरह से आपने किसी प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस पढ़े। फंक्शंस के अंदर क्या होता था, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आप एक ही नाम से एग्जीक्यूट करवाते थे। यानी एक बार एक फंक्शन बना के उसके अंदर 10, 20 अप टू वॉट एवर द स्टेटमेंट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड, वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट देके आप कहीं पे भी उस फंक्शन को कॉल करते थे तो सारी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती थी वो कॉल हो जाती थी। ऐसे होता था। एज इट इज स्टोर प्रोसीजर इज वेरी नियर टू फंक्शंस, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? जैसे आप लोगों ने प्रोग्राम लैंग्वेजेस के अंदर फंक्शंस पढ़े हैं, इसी तरह से स्टोर प्रोसीजर्स आपके काम करते हैं। लेकिन यहां पे फंक्शंस भी हैं, एसक्यूएल सर्वर के अंदर फंक्शंस भी हैं, अलग से टॉपिक है फंक्शंस, तो इंशाल्लाह उनको भी परफॉर्म करेंगे, राइट? और इनका डिफरेंस क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या करता है, सेट ऑफ क्यूरीज होती हैं या नंबर ऑफ क्यूरीज आप एक साथ मिला के इस स्टोर प्रोसीजर को देते हैं, ताकि उन नंबर ऑफ क्यूरीज का एक नाम हो जाता है, फिर उसी नाम से आप उसको कॉल करते रहते हैं। ठीक, अब यहां में देखें, स्टोर प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज स्टेटमेंट विथ असाइन्ड नेम। यानी वो नंबर ऑफ क्यूरीज का एक सिंपल सा नाम होता है, फिर उसी नाम से आप उन नंबर ऑफ क्यूरीज को चलाते रहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? Which are stored in a relational database management system as a group so it can be reused and shared by multiple programs। तो ये जो आप नंबर ऑफ क्यूरीज को एक नाम देके एक बार एग्जीक्यूट कर देते हो, कहां पे? एसक्यूएल सर्वर के अंदर, माइस्क्यूएल के अंदर या ओरेकल के अंदर या किसी भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो ये आपकी क्यूरीज एज क्या होती है, ग्रुप ऑफ क्यूरीज होती हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक नाम देके उनको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। फिर जब भी हमें जरूरत पड़ती है उस नाम से बस उनको कॉल कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? और आपकी जैसे फेचिंग की क्यूरीज होती हैं, फेचिंग की क्यूरीज तो मिट जाती हैं जब आप काम कर रहे होते हो तब तो होती हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, इधर उधर हो जाती हैं। तो इन नंबर ऑफ क्यूरीज को आप एक काम करें कि उनको एक स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर एक बार एग्जीक्यूट करके रख दें, फिर वो क्यूरीज आपके उसी नाम से कॉल की जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसकी ये है कि सो इफ यू हैव एन एसक्यूएल क्यूरी दैट यू राइट ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, अब आपको कोई क्यूरी बार बार लिखनी है तो आप क्या करें, सेव इट एज ए स्टोर प्रोसीजर एंड देन जस्ट कॉल इट टू एग्जीक्यूट इट। यानी अगर आपकी क्यूरी है 5 लाइंस की, उस क्यूरी को बार बार आप क्या करेंगे, कॉपी करके कहीं रखेंगे, फिर रन करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, व्हाटएवर। आपको ये नंबर ऑफ रिपीटेशंस आपको क्या करनी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेंगी। तो एक सिंपल सा काम करो, उस क्यूरी को स्टोर प्रोसीजर के अंदर रख के चला दो, फिर उसी स्टोर प्रोसीजर के नाम से जहां पे जरूरत पड़े कॉल करके चलाते रहो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। ये सिर्फ इतना समझ लो कि हमारे पास किसी फोल्डर के अंदर हम फाइल्स रखते हैं ग्रुप करने के लिए, फिर उसी फोल्डर को हम जब भी सर्च करते हैं तो आपके फाइल भी मिल जाते हैं। तो एज इट इज यहां पे आपका ये क्या कर रहा है, ये समझ लो एज अ कंटेनर है जो आपके नंबर ऑफ कमांड्स को एज अ ग्रुप करके या सेट बना के जहां पे जरूरत पड़े आप उनको रीयूज कर सकते हो या यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? लाइक फंक्शंस, बट समहाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टोर प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। The main purpose of store procedures to hide direct SQL queries from the code and improve performance of database operations such as select, update and delete data। तो इसका मकसद क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जब आप क्यूरी चलाते हो तो पूरी क्यूरी आपको दिख रही होती है कि इस क्यूरी के बैकएंड पे क्या है। सही है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्यूरी छुपी रहे, या एक क्यूरी नहीं,
आप एक से ज्यादा क्यूरीज भी एट अ टाइम किसी स्टोर प्रोसीजर को दे सकते हैं और वो चला सकता है। समझ में आया? तो जहां पे जरूरत पड़े कि आपको नंबर ऑफ क्यूरीज को छुपा के सिर्फ उनकी एग्जीक्यूशन दिखानी है, क्योंकि जैसे फंक्शन होता है ना, फंक्शन जैसे जावास्क्रिप्ट के या नंबर ऑफ आपकी प्रोग्राम लैंग्वेजेस के बिल्ट इन फंक्शन होते हैं या आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं, तो उनका कोड छुपा होता है, सिर्फ नाम आता है जिस नाम से आपका सिर्फ उसका आउटपुट आ जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस तरह से आपके स्टोर प्रोसीजर काम करते हैं। इसकी लास्ट पॉइंट क्या है? द मेन पर्पज ऑफ स्टोर प्रोसीजर्स टू हाइड डायरेक्ट एसक्यूएल क्यूरीज फ्रॉम कोड। शायद ये रिपीट हो चुका है, ठीक है, यही है। चले, तो ये था आपके पास काम स्टोर प्रोसीजर्स का जो हम यूज करते हैं। और उसके बाद दो टाइप हैं आपके स्टोर प्रोसीजर्स के। कौन कौन से? सिस्टम स्टोर प्रोसीजर्स और यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स। अब जैसे आपने फंक्शंस पढ़े थे, फंक्शन भी दो तरह के होते हैं, है ना? एक फंक्शंस जो बिल्ट इन मिलते हैं और कुछ फंक्शंस जो आप खुद बनाते हैं। ठीक हो गया? तो एज इट इज स्टोर प्रोसीजर्स भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो सिस्टम यानी एसक्यूएल सर्वर वालों ने बना के कुछ स्टोर प्रोसीजर दिए हैं और उन स्पेसिफिक स्टोर प्रोसीजर्स के कुछ ना कुछ पर्पस होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ये जो सिस्टम स्टोर प्रोसीजर्स हैं ये क्या होते हैं? ठीक है, तो सिस्टम स्टोर प्रोसीजर्स आर created and executed by SQL server for the server administrator activities। तो जितनी भी SQL सर्वर की एक्टिविटीज है, जैसे आपको कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प के लिए यहां पे स्टोर प्रोसीजर है। अगर किसी एरर का पता नहीं है, उसका एरर नंबर मालूम करना है, उसके लिए यहां पे क्या है? स्टोर प्रोसीजर है और बिल्ट इन है। सही है? किसी डेटाबेस के नाम को आपने मॉडिफाई करना है, उसके लिए भी एक स्टोर प्रोसीजर है। किसी टेबल के नाम को आपको मॉडिफाई करना है, उसके लिए भी एक बिल्ट इन या आप समझ लो सिस्टम स्टोर प्रोसीजर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जितने भी नंबर ऑफ स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं जो सिस्टम के होते हैं, उनका कोई ना कोई काम होता है और वो किसी ना किसी काम के लिए बना के रखे गए, आप उनको सिर्फ यूज कर लें। ये इसी तरह से है जैसे फंक्शन आपको बिल्ट इन मिलते हैं, जैसे एरे की लेंथ मालूम करना, स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करना, स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर मालूम करना, ये सारी चीजें क्या होती है? बिल्ट इन मिलती है ना आपको। एज इट इज यहां पे आपको बिल्ट इन स्टोर प्रोसीजर्स मिलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? उसके बाद सिस्टम स्टोर प्रोसीजर्स के दूसरी पॉइंट ये क्या है? डेवलपर्स यूजुअली डोंट इंटरफेयर विद द सिस्टम स्टोर प्रोसीजर्स। तो जो डेवलपर होते हैं या जो डेटाबेस बनाते हैं या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या यूजर्स यानी हम जो डेवलपर एज ए डेवलपर काम कर रहे होते हैं या डेटाबेसेस बनाते हैं, हमें कोई परमिशन नहीं है कि हम बिल्ट इन स्टोर प्रोसीजर में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकें। कुछ समझ में आया? यानी जो बन के मिला है उसका जो काम है वही होगा, उसमें कोई इनहेंसमेंट हम नहीं कर सकते या उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जैसे मिला है वैसे ही यूज करना। ठीक, उसके बाद यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं? तो यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स इसी तरह है जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन होते थे। सही है? अब यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स आर क्रिएटेड बाय डेटाबेस डेवलपर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो ये कौन बनाता है? जो डेटाबेस डेवलप करते हैं या बनाते हैं या डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू या क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। सही है? These store procedures contains one or more SQL statements to select, update or delete records from database tables। तो आप किसी भी कस्टम या आप समझ लो इसको आप कस्टम स्टोर प्रोसीजर भी बोल सकते हैं, यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर भी बोल सकते हैं। ठीक है? और इनको आप बिल्ट इन भी बोल सकते हैं, बिल्ट इन, ठीक है, यानी सिस्टम। और यहां पे आप इनको कस्टम भी बोल सकते हैं, कस्टम स्टोर प्रोसीजर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? या आप यूजर डिफाइंड भी बोल सकते हैं। तो these store procedures contain one or more SQL statements to select, update or delete records from database tables। तो हमारे पास ये जो कस्टम या आप समझ लो यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? इनके अंदर एक या एक से ज्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट आप लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हो और उनका नाम भी आप खुद ही डिफाइन करेंगे, जो नाम आप चाहें दे सकते हैं। सही है? इसके नेमिंग रूल्स पे भी आता हूं मैं कि कैसे नाम देते हैं। उसके बाद
यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स कैन टेक इनपुट पैरामीटर्स एंड रिटर्न आउटपुट पैरामीटर्स। जैसे फंक्शन के पैरामीटर होते थे ना, रन टाइम पे हम उनको वैल्यू असाइन करते थे, एज इट इज आपके एसक्यूएल सर्वर के क्यूरी के अंदर, या आप समझ लो एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो आप स्टोर प्रोसीजर्स बनाते हो उसके अंदर क्या दे सकते हो आप, एज अ वेरिएबल भी बना सकते हो या नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो। यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर्स इज मिक्सचर ऑफ डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप समझ लो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की ही क्यूरीज लिख सकते हैं या सिर्फ आप डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की ही लिख सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ डीडीएल की लिखें, आप चाहें तो सिर्फ डीएमएल की लिखें, आप चाहें तो दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो जब भी जरूरत पड़े आप जिस भी लैंग्वेज की, क्योंकि आपकी 4 टाइप की कमांड्स होती हैं एसक्यूएल के अंदर, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल, तो आप जिस तरह की भी लैंग्वेज की क्यूरीज एक साथ लिख के एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। कहां पे? स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर। अच्छा, यहां पे एक समझ लो क्लास होता है या कीवर्ड होता है जिसका पर्पस होता है, वो कौन सा? व्हाई डू वी यूज सेट नॉन काउंट ऑन। अब यहां पे जैसे आप अपडेट करते थे क्वेरी को, तो वहां पे सेट कमांड के थ्रू अपडेट करते हैं ना, सेट करो इस कॉलम में ये वैल्यू। इसी तरह से स्टोर प्रोसीजर्स के ऊपर एक कीवर्ड या एक क्लास यूज होता है जिसको हम कहते हैं सेट नो काउंट ऑन। ये नो काउंट को आप ऑन भी करते हैं, ऑफ भी करते हैं। अब जब भी आप डेटा इंसर्ट करते हो तो आता है ना 1 रो इफेक्टेड, 3 रो इफेक्टेड, 4 रो इफेक्टेड, आता है, ये मैसेज आता है। इससे पता चलता है कि कितने रिकॉर्ड आपके क्या हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं या एग्जीक्यूट हुए हैं। तो यहां पे आपका ये जो सेट नो काउंट ऑन है, ये स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर इसीलिए यूज किया जाता है ताकि वो जो मैसेजेस आते हैं वो हाइड रहे, यानी वो दिखे ही नहीं। जो आता है ना 1 रो इफेक्टेड, अब वो नहीं दिखेगा अगर आपने किसी भी स्टोर प्रोसीजर के ऊपर क्या यूज किया है, सेट नो काउंट ऑन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। उसके बाद इसकी पॉइंट क्या है, while we set no count on, it means there is no message which shows the number of rows affected। तो कोई मैसेज नहीं आएगा, जैसे मैसेज आता है ना 1 रो इफेक्टेड, 2 रो इफेक्टेड, वो वाला मैसेज अगर आप छुपाना चाहते हैं तो आप क्या लगा दें, सेट नो काउंट ऑन लगा दें। किसके ऊपर? अपने स्टोर प्रोसीजर के ऊपर। इससे क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ रोज को आप छुपा सकते हैं इससे। ठीक है? नो काउंट मींस डू नॉट काउंट, दैट इज ऑन। इसका मकसद आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टी हमने ऑन कर दी है। क्या कर दी है? ऑन कर दी है। नाउ यू विल कम टू नो व्हाट हैपेंड व्हेन सेट नो काउंट ऑफ। अच्छा जी, जब आप सेट नो काउंट ऑफ करते हैं, यानी आपने ये लगाई नहीं, ठीक है, नहीं लगाया, यानी बाय डिफॉल्ट ऑफ ही होता है, बाय डिफॉल्ट ऑफ ही होता है। तो फिर आपको जब भी किसी स्टोर प्रोसीजर के अंदर आपने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह का काम किया है तो आपका वहां पे बता देगा कि कितने रो इफेक्ट हुए हैं। सही है? तो ऑफ के सिनेरियो के अंदर आपको दिखता है कि कितने नंबर ऑफ रो इफेक्ट हुए हैं। और अगर आप सेट करते हो नो काउंट ऑन, तो इसमें आपके पास क्या होता है कि कोई भी मैसेज नहीं दिखता। सिंपल सी बात है। ठीक है? और इसका प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है, सिर्फ आप समझ लो एसक्यूएल सर्वर तक ही है, या एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो तक ही आप समझ लो इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है? अब इसको बनाते कैसे? लेट्स स्टार्ट। हाउ टू क्रिएट a store procedure and how to use, how to call, how to alter, how to drop। सही है? ये नंबर ऑफ जितने भी स्टेप्स हैं इनको 1 बाय 1 परफॉर्म करते हैं और उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे क्या आ रहा है, जैसे आप फंक्शन बनाते थे, फंक्शन बनाते वक्त आप क्या देते थे कि कहां से फंक्शन स्टार्ट हुआ है, कहां पे एंड हो रहा है, उसकी ब्रैकेट होती है ना, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है? फिर फंक्शन का नाम होता है और ये सारे सिनेरियो को फॉलो करते हो। एज इट इज स्टोर प्रोसीजर्स के एग्जांपल के अंदर आप देखें यहां पे क्या दिया है, क्रिएट। जैसे टेबल क्रिएट करते हो ना, इसी तरह से क्रिएट, फिर एक कीवर्ड है प्रोसीजर। क्या नाम है उसका? प्रोसीजर। ठीक हो गया? अब उसके बाद यहां पे क्या आता है, उसके बाद इस स्टोर प्रोसीजर का नाम यहां पे आता है। अच्छा, यहां पे किसी भी स्टोर प्रोसीजर को जब आप नाम दें तो एफपी जरूर लिखें, लाजमी नहीं है। वैसे अगर आपको कल को इसको कॉल करना हो तो उससे पता चल जाता है कि ये स्टोर प्रोसीजर है।
सही है, लेकिन एसपी अंडरस्कोर नहीं लिखेंगे, ये आपको एरर दे देगा। कुछ समझ में आ रहा है? यहां पे देखें मैंने लिखा एसपी गेट डेटा, लेकिन अगर आप एसपी अंडरस्कोर लिखेंगे तो ये क्या करेगा, ये एक्चुअल में जितने भी सिस्टम के स्टोर प्रोसीजर है ना उनका नाम ऐसे दिया हुआ एसपी अंडरस्कोर, एसपी अंडरस्कोर। तो आपके सिस्टम स्टोर प्रोसीजर इस तरह से बनाए गए हैं, तो आपको जब कस्टम कोई स्टोर प्रोसीजर बनाना हो तो फिर आप अंडरस्कोर मत दें। कॉन्सेप्ट क्लियर? और इसके नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए, इसके नाम को आप पहले डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे आपके वेरिएबल के नाम होते हैं या रूल्स होते हैं वेरिएबल बनाने के या ऑब्जेक्ट बनाने के, वही रूल्स आपके यहां पे फॉलो होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक, तो हम यहां पे आके क्या करेंगे, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम जो भी है, फिर एज एलियास हमने पढ़ा था, किसी भी कॉलम किसी भी टेबल का नाम चेंज करने के लिए यूज करते हैं, यहां पे भी आप यूज करते हो। फिर बिगिन के स्टोर प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। फिर आपके नंबर ऑफ क्यूरीज जितने भी देना चाहते हो, चाहे वो डीडीएल की हैं, डीएमएल की हैं या दोनों की हैं, वो दोनों क्यूरीज आप यहां पे देके उसके बाद आप अपने स्टोर प्रोसीजर को एंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एंड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पे आके एक स्टोर प्रोसीजर बनाता हूं, एसक्यूएल सर्वर में जाते हैं, न्यू क्यूरी करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक टेबल बनाता हूं, यहां पहले तो डेटाबेस बना देते हैं, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हम रख देते हैं टेस्ट 1 DB। इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। मैं यहां पे आके इसकी थोड़ी सी फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा देता है, एग्जीक्यूट करते हैं। ये एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी डेटाबेस बन चुका है। मैं इसी को सिलेक्ट करता हूं, तो यहां पे आके यूज कमांड के थ्रू मैं इसको सिलेक्ट करवा दूंगा और यहां पे आके F5 से एग्जीक्यूट करते हैं। तो डेटाबेस बना के मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहां पे आके क्या करता हूं, क्रिएट करता हूं एक सिंपल सी टेबल, क्रिएट टेबल, जिसका नाम ही सिंपल रख देते हैं, सिंपल, ठीक हो गया। सिंपल 1 रख देते हैं, शायद ये कीवर्ड है, ओके। उसके बाद मैं यहां पे आके इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ कॉलम बना देता हूं, आईडी है, इंटीजर है, और दूसरा कॉलम बना देते हैं नेम का जो वर्चार है, और तीसरा कॉलम बना देते हैं सिटी का, वो भी वर्चार है, ठीक हो गया। मैं इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देता हूं। ये एक टेबल थी जो मैंने बना ली है। अब इसके अंदर मुझे कोई डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं यहां पे आके इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम जो भी है, फॉर एग्जांपल सिंपल 1 है, वैल्यूज, उसमें कौन सी वैल्यूज मुझे देनी है, आईडी 1 देनी है, नाम अली देना है, और सिटी हैदराबाद दे देते हैं। सिलेक्ट करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड एग्जीक्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अली 1 2 3 4, और आईडीज भी चेंज कर लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इनका सिटी हैदराबाद ही रहने देते हैं और सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो मैंने देखो यहां पे शो हो रहा है 4 रो इफेक्टेड या 1 रो इफेक्टेड, 1 रो इफेक्टेड, क्योंकि ये मल्टीपल क्यूरीज हैं जो हमने एक साथ एग्जीक्यूट करवाई है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इसको बंद करेंगे फिर ये सारी क्यूरीज मिट जाएंगे, ऐसे ही है। लेकिन आप चाहते हो कि यार ये नंबर ऑफ क्यूरीज मेरे पास रहे, तो आप किसी स्टोर प्रोसीजर के अंदर इनको रख के एग्जीक्यूट करवा दें, चाहे वो कोई भी क्यूरी हो, क्रिएट की हो, अपडेट की हो, डिलीट की हो, सिलेक्ट की हो, इंसर्ट की हो, या जितनी भी क्यूरीज है, ये एक साथ सारी आप चला सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इस सिनेरियो के अंदर मैं क्या करता हूं, एक स्टोर प्रोसीजर बनाता हूं, और यही काम एक स्टोर प्रोसीजर से भी लेते हैं। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम क्या है, एसपी गेट डेटा। ये गेट डेटा, मैं यहां पे इसको चले सिलेक्ट ही करवा देते हैं अभी तो। फिर एज एलियास, यहां पे आके मैंने क्या किया, बिगिन किया, यानी स्टार्ट हुआ, बिगिन या स्टार्ट आपने समझ तो लिया होगा इस वर्ड की मैंने। उसके बाद एंड, फिर सिलेक्ट कितने कॉलम करना है वो इसको बता दे। मैं अभी स्टेरिक लगा देता हूं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, सिंपल 1, कि इस टेबल से ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड एक बार चला के रख दे। अब कल को क्या होगा, ये वाली क्वेरी अभी अगर मैं सिलेक्ट करके देख लूं तो मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड ये दिखा देगा, दिखा रहा है। लेकिन जब भी मैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को बंद करूंगा ये क्वेरी मिट जाएगी, या मुझे कॉपी करके रखनी पड़ेगी कहीं। तो अगर यही क्वेरी मुझे चाहिए, या आपको कल को इसी क्वेरी का एक स्पेसिफिक नाम हो, अभी तो ये छोटी क्वेरी है, कल को जब आप ज्वाइन लगाएंगे
1 टेबल, 10 टेबल, 15 टेबल से डेटा उठाते हैं, सही है, तो फिर वो बहुत बड़ी क्यूरी होती है और आपको हर बार कहीं ना कहीं कॉपी करके पेस्ट करके रखनी पड़ती है। जब भी टेस्टिंग करनी पड़ती है आप उठा के उसको अप्लाई कर देते हैं। तो बेहतर ये है कि उसको किसी स्टोर प्रोसीजर के नाम देके उसमें रख के एग्जीक्यूट कर लें, क्योंकि स्टोर प्रोसीजर आपका मिटता नहीं है, सही है, और ये यहीं रहता है, जब भी जरूरत पड़े इसको कॉल करके यूज कर लें। कॉन्सेप्ट क्लियर? मैं इसको क्रिएट करता हूं, स्टोर प्रोसीजर को यहां पे आके एग्जीक्यूट कर देता हूं। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी हमारा एक स्टोर प्रोसीजर बन चुका है। अब ये स्टोर प्रोसीजर होते क्या है, तो हमने डेटाबेस बनाया test1 के नाम से। मैं डेटाबेसेस के ऊपर क्लिक करता हूं, यहां पे आके अपने डेटाबेस को सर्च करते हैं जिसका नाम test1db है, ये दिख रहा है आपको। इसके अंदर जाएं, यहां पे आपके प्रोग्रामेबिलिटी शो हो रही है, इसके अंदर जाएं, यहां पे आपके पास स्टोर प्रोसीजर्स आपको शो हो रहे हैं, सही है, इस पे क्लिक करें। तो अभी हमने एक स्टोर प्रोसीजर बनाया जिसका नाम क्या है, ASP गेट डेटा, ये दिख रहा है। आप चाहें तो यहां पे आके अपने प्रोसीजर यहां से भी बना सकते हैं। आ रहा है न्यू स्टोर प्रोसीजर, सही है। हर चीज का एक GUI के थ्रू भी मेथड होता है, एक क्यूरीज के थ्रू भी मेथड होता है, तो जो आपको बेहतर लगता है वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहां पे देखिए, हमने 2 टाइप पढ़े थे। यहां पे आपको सिस्टम स्टोर प्रोसीजर दिख रहे हैं और ये बहुत सारे हैं, ये देखें कितने हैं, श्योर है, sys.asp_add agent पैरामीटर। अब देखिए अंडरस्कोर हर पैरामीटर के साथ है, और ये ASP_ समझ लो रिजर्व्ड कीवर्ड है SQL सर्वर के तरफ से। ये कहते हैं कि हमने इस कीवर्ड को यूज कर लिया, आपको परमिशन नहीं है कि आप अपने स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर या टेबल के नाम के अंदर या कॉलम के नाम के अंदर इसको यूज करें। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये आपको एरर दे देगा जब आप सिस्टम के साथ या सिस्टम स्टोर प्रोसीजर का जो आपका प्रीफिक्स है वो यूज करेंगे अगर कहीं पे भी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये एक स्टोर प्रोसीजर है, लेकिन इसको रन कैसे किया जाएगा, है ना? तो इसको रन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, इवन 3 to 4 तरीके हैं जिसके थ्रू आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चले मैं आपको 1 by 1 बताता हूं, स्लाइड्स को फॉलो करते चलते हैं। तो एग्जीक्यूट प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर, किसी भी स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के वक्त उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो आप स्टोर प्रोसीजर का नाम लिखें, उसको सिलेक्ट करें और क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दें। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फॉर एग्जांपल अभी हमने एक इसका नाम क्या रखा था स्टोर प्रोसीजर का, ठीक है, ASP गेट डेटा, है ना? तो इस ASP गेट डेटा का नाम जो है सिर्फ यहीं सिलेक्ट कर दें, कोई मसला नहीं है, यहां पे आके एग्जीक्यूट कर दें तो वो कॉल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नीचे आपको आउटपुट दिख रहा होगा, ये देखें, जो हमने इस स्टोर प्रोसीजर को नंबर ऑफ रोज दिए थे, यानी अभी तो एक क्यूरी है, आप कल को 1000 क्यूरीज भी रख सकते हैं, सही। और एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद उन क्यूरीज की जरूरत नहीं है, वो स्टोर प्रोसीजर के उस नाम से कॉल होती रहेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो कल को 15 टेबल से डेटा उठाना है ज्वाइंस के थ्रू, तो सिर्फ क्या करो, वही ज्वाइन एक बार इस स्टोर प्रोसीजर के अंदर एग्जीक्यूट कर दो तो बात खत्म हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अच्छा, एक तरीका तो ये था कि आप स्टोर प्रोसीजर का जो भी नाम था उस पर सिलेक्ट करें और उसको एग्जीक्यूट कर दें। दूसरा तरीका यह है कि आप यहां पे आके उसी स्टोर प्रोसीजर के नाम के साथ, फॉर एग्जांपल ये नाम है, इसको कॉपी करते हैं, यहां पे एग्जिक, ये EXEC लिख के उस स्टोर प्रोसीजर का नाम दें, सिलेक्ट करें, एग्जीक्यूट करें। एक ये तरीका है। तीसरा भी तरीका है। तीसरा तरीका ये, एक तो ये था, यानी आपके स्टोर प्रोसीजर का नाम सिलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो, एक तरीका ये। दूसरा, एग्जिक लिख के आप स्टोर प्रोसीजर का नाम दें, ये भी रन हो जाएगा। तीसरा तरीका है पूरा एग्जीक्यूट लिखें, क्या लिखें, पूरा एग्जीक्यूट, और यहां पे आके स्टोर प्रोसीजर का नाम दें, सिलेक्ट करें, एग्जीक्यूट करें। तो इन तीनों तरीकों में से जो तरीका आपको बेहतर लगता है वो यूज करें, और जब भी किसी स्टोर प्रोसीजर को बनाने के बाद आपको कॉल करना हो तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा जी, ये हो चुका। उसके बाद यहां पे आते हैं, अब सेकंड, स्टोर प्रोसीजर विथ सिंगल पैरामीटर।
अभी हमने पैरामीटर के अलावा पढ़ा था स्टोर प्रोसीजर, लेकिन स्टोर प्रोसीजर के अंदर कल को फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आईडी के थ्रू फेचिंग करवानी है इसी टेबल से, कि जहां पे आईडी ये है तो वो फेच करके दे दे। जैसे पैरामीटर नहीं पास करते हम फंक्शंस के अंदर, जैसे कैलकुलेटर बनाते हैं फंक्शन का, तो उसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं जो हम यूजर से लेते हैं, यानी दो वैल्यू लेते हैं, उनके ऊपर ऑपरेशंस करवाते हैं। इसी तरह से स्टोर प्रोसीजर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल भी बना सकते हैं और वेरिएबल बना के उनको रन टाइम पे वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ये कैसे होता है, मैं इसी को कॉपी करता हूं, यहां पे आता हूं और आपको वन बाय वन समझाता हूं। ठीक हो गया, तो मैं यहां पे आता हूं। अब ये स्टोर प्रोसीजर हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, क्रिएट प्रोसीजर एसपी गेट डेटा बाय आईडी, गेट डेटा बाय आईडी, और यहां पे मैं क्या बना रहा हूं, @ सिंबल से आप वेरिएबल बनाते हो, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर var कीवर्ड से बनाते हो, PHP के अंदर डॉलर सिंबल से बनाते हो, यहां पे आपका @ सिंबल से बनाते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर यहां पे आके उसका डेटा टाइप डिफाइन किया जाता है कि उस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी। फिर वही तरीका एस एलियास, उसके बाद बिगिन यानी स्टार्ट करना, आपके प्रोसीजर की बॉडी यहां से स्टार्ट होती है और कहां तक है, यहां तक। ठीक, सिलेक्ट करो कौन सा कॉलम, मैं इसको बोलता हूं सिलेक्ट करो ऑल, यानी सारे कॉलम सिलेक्ट करने। फ्रॉम, या आप चाहें तो एक कॉलम भी गेट कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूं नेम सिलेक्ट करे और सिटी सिलेक्ट करे। फ्रॉम कौन सी टेबल से, टेबल का नाम क्या है, सिंपल वन, तो इसका नाम था सिंपल वन। वेयर आईडी बराबर है @id के, यानी उस वेरिएबल के, इस वेरिएबल के अगर बराबर है क्या, वो आईडी का कॉलम जो यूजर जब इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करेगा तब उसकी वैल्यू देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्योंकि ये एज अ पैरामीटर है ना। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और आप यहां पे देखिएगा ये आपकी क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक हो गया, एक स्टोर प्रोसीजर बन चुका है। अब यहां पे आके रिफ्रेश कर दें तो आपको दूसरा स्टोर प्रोसीजर भी दिखेगा, जिसका नाम क्या है भाई, ये देखें, एसपी गेट डेटा बाय आईडी। अब इसको आप कैसे कॉल करेंगे, देखें, अगर आप वैसे कॉल करते तो फिर आपका आईडी वेरिएबल की वैल्यू कैसे देंगे, स्पेस लगा के फिर जो भी आईडी की वैल्यू आप देना चाहते हैं लगा दें। कि इस स्टोर प्रोसीजर के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया था जिसका नाम क्या था, आईडी, और उसमें वैल्यू कौन सी जाएगी, इंटीजर टाइप, यानी सारे नंबर जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, अपने स्टोर प्रोसीजर का नाम लिखेंगे, आपके उस आईडी की वैल्यू देंगे और यहां पे जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो वो उसी बंदे का नाम और सिटी लाएगा जिसकी आईडी बराबर है किसके, 1 के। यानी स्टोर प्रोसीजर के बाद मैंने जो 1 दिया है ना, वो इस @id के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इसी तरह से आप किसी भी पैरामीटर के अंदर एक या एक से ज्यादा नंबर ऑफ समझ लो वेरिएबल बना के वो एज अ पैरामीटर यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब तो हम फेचिंग करवा रहे थे आईडी के थ्रू, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी फेचिंग हो नाम के थ्रू तो वो भी करवा सकते हैं। तो मैं इसी को कॉपी करता हूं और यहां पे आके एक दूसरा स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं, एसपी गेट डेटा बाय आईडी नहीं, अब मैं चाहता हूं नेम के थ्रू। किसके थ्रू, नेम के थ्रू। और यहां पे आके अब आईडी नहीं, मैं क्या दूंगा, @name के नाम से वेरिएबल बनाऊंगा, और ये इंटीजर नहीं वर्चार होगा, क्योंकि आपको पता है नाम हमारा स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रिंग टाइप का है। और इसको यहां पे आप यही देंगे, सिलेक्ट नेम करो, सिटी करो, फ्रॉम कौन सी टेबल से, सिंपल वन से, जहां पे नेम का कॉलम, कौन सा कॉलम, नेम का कॉलम बराबर है @name, इस तरह से। फिर आप यहां पे इसको एग्जीक्यूट करें और इसको ये देखें, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। फिर आपके इस स्टोर प्रोसीजर का नाम आएगा उसको कॉल करने के लिए। अब आप सिंगल कोड के अंदर अपने जिस नाम की वैल्यू कॉल करना चाहते हैं आप लिख दें। मैं लिख देता हूं अली को गेट करवा दो, मैं सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो ये देखें अली को गेट करके ला रहा है। अगर मैं इसको लिखता हूं कि अली 3 के नाम से या 2 के नाम से एक वैल्यू थी, उसको कॉल कर दो, ये देखें कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं
किसी भी स्टोर प्रोसीजर को वर्चार डेटा टाइप के थ्रू ही एक वेरिएबल बनाएंगे नेम, जिसकी डेटा टाइप क्या है वर्चार, और क्वेरी में क्या लिखेंगे, सिलेक्ट करो नाम और सिटी, कौन सी टेबल, सिंपल वन से, जहां पे नाम बराबर है नाम के। सही है। अब ये @name कहां से आएगा, जब इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल किया जाएगा तो उसी वक्त एक स्पेस देके फिर उसी वेरिएबल की वैल्यू दी जाएगी। अगर वो न्यूमेरिक है तो विदाउट सिंगल कोड, अगर वो स्ट्रिंग है तो आप क्या दे देंगे, सिंगल कोड के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद यहां पे हम पढ़ेंगे कि अगर आपको एक से ज्यादा नंबर ऑफ स्टोर प्रोसीजर देने हैं तो वो कैसे पास करते हैं। सही है। स्टोर प्रोसीजर विथ मल्टीपल पैरामीटर्स चेंजिंग द पैरामीटर ऑर्डर। तो आप जब भी चाहें तो एक से ज्यादा नंबर ऑफ पैरामीटर यानी एक से ज्यादा पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मैं यहां पे आता हूं और उसको पास कर देता हूं। अब देखिएगा जरा यहां पे, इसी को मैं कॉपी करता हूं और एक स्टोर प्रोसीजर बना देता हूं। अब ये स्टोर प्रोसीजर किस तरह से काम करेगा जरा देखिएगा। क्रिएट प्रोसीजर गेट बाय नेम एंड आईडी या आईडी एंड नेम, वो कर दें जो आपको बेहतर लगे, आईडी एंड नेम, यानी नाम और आईडी के दोनों के थ्रू मैं इसको कॉल करना चाहता हूं। तो किस तरह से होगा, अब मैं यहां पे आके एक दूसरा पैरामीटर यानी एक समझ लो वेरिएबल बनाऊंगा जो आपका @id के नाम से होगा, इसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी, कामा देके दूसरा वेरिएबल बनाएंगे आप। कॉन्सेप्ट क्लियर? यानी अब मैं दो पैरामीटर पास कर रहा हूं, एक एज अ आईडी, दूसरा एज अ नेम। अब क्वेरी के अंदर कैसे यूज करेंगे, सिलेक्ट करो ऑल, अभी स्टेरिक दे देता हूं मैं यहां पे, यानी सारे कॉलम सिलेक्ट करो फ्रॉम सिंपल वन टेबल से, वेयर जहां पे आईडी बराबर है @id के, सही है, @id के, एंड नेम बराबर है @name के। यानी पहले हम फेच करवाते थे सिर्फ आईडी की बेसिस पे, फिर हम फेच करवाते थे सिर्फ नाम की बेसिस पे, अब हम फेच करवा रहे हैं दोनों की तरफ से, यानी आईडी 1 हो नाम ये हो तभी फेच करवाना। तो इस तरह से हम क्या करवा सकते हैं, फेचिंग करवा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मैं यहां पे आता हूं और इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो एक स्टोर प्रोसीजर बन चुका है। अब इसको कॉल करना है तो कॉल कैसे करेंगे, अब देखिए ऑर्डर आपको मेंटेन रखना है, यानी पहले आपकी आईडी है फिर आपका नाम है, इसी तरह से। तो मैं यहां पे आके क्या करूंगा, स्टोर प्रोसीजर का नाम, पहले आईडी 1 आईडी है, फिर स्पेस देके आप दूसरे कॉलम की वैल्यू देंगे। दूसरा कॉलम कौन सा है हमारा, नेम का है, तो मैं यहां पे अली लिख देता हूं, सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आपको, अच्छा जी, यहां कॉमा देनी पड़ेगी, सिलेक्ट एग्जीक्यूट, तो ये देखें अब आपका जिस बंदे की आईडी 1 है और उसका नाम अली है तभी फेच होगा, वरना नहीं होगा। अब जिसकी आईडी फॉर एग्जांपल मैं 2 लिखूं और नाम अली लिखूं, तो आईडी 2 पे अली नहीं है, अली 2 है, तो अब ये फेच नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से आप दो पैरामीटर भी पास कर सकते हैं किसी भी स्टोर प्रोसीजर को, और आपके वो एज अ वेरिएबल हो सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो डेट टाइप का हो, चाहे वो टाइम टाइप का हो, पासवर्ड टाइप का हो, या आप समझ लो आईडी टाइप का हो, नेम का हो, क्योंकि बहुत सारे डेटा टाइप है ना आपके एसक्यूएल के अंदर या आपके एसक्यूएल सर्वर के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर? उसके बाद एग्जीक्यूट कर लिया भाई हमने। अब अल्टर कैसे करते हैं स्टोर प्रोसीजर को, अगर आप चाहें तो किसी भी स्टोर प्रोसीजर को अल्टर कर सकते हैं, यानी एक बार बनाने के बाद उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है तो आप वो कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी एक स्टोर प्रोसीजर बनाया था, ये क्रिएट किया था मैंने। अब मैं इसके अंदर ये जो क्वेरी है मैं चाहता हूं इसको मैं मॉडिफाई करूं, इसको मैं क्या करूं, मॉडिफाई करूं। तो मैं कर सकता हूं, कैसे, मैं यहां पे आता हूं, अब मैं सिर्फ क्रिएट को हटा के क्या लिख दूंगा, अल्टर। और पहले मैं 2 वेरिएबल यूज करता था, अब मैं सिर्फ एक ही यूज कर देता हूं, यानी नाम की बेसिस पे फेचिंग करवाता हूं। ठीक है। और यहां पे आके @id वाला कॉलम हटा देते हैं, ये कर देता हूं मैं, एंड भी हटा देते हैं। यानी मैंने क्या किया
कि पहले इसमें आईडी वाला पैरामीटर भी था, अब मैंने सिर्फ क्या रखा है, नेम वाला पैरामीटर रखा है, और इसको मैं क्या कर देता हूं, अल्टर कर देता हूं। यहां पे मैं आता हूं, ये सिलेक्ट करूंगा और यहां पे आके एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो ये देखें, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी हमारा जो प्रोसीजर हमने बनाया था, स्टोर प्रोसीजर बनाया था, उसको हमने क्या कर दिया है, अल्टर कर दिया है। अब इसका नाम यही रहेगा। अब आपका इसके अंदर किसके बेसिस पे फेचिंग हो रही है, नाम की बेसिस पे। इसमें अब 2 पैरामीटर नहीं, 1 पैरामीटर रह गया। मैं सिलेक्ट करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, देखें कॉल हो रहा है। तो आप इस तरह से किसी भी स्टोर प्रोसीजर को अल्टर भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? उसके बाद आपका लास्ट यहां पे आता है, ठीक। अब सीइंग द टेक्स्ट ऑफ स्टोर प्रोसीजर बाय यूजिंग एसपी हेल्प टेक्स्ट। अब ये एक आपका, मैंने कहा था ना, सिस्टम के स्टोर प्रोसीजर्स जो आपको बने बनाए मिलते हैं, उनमें से एक एसपी हेल्प टेक्स्ट के नाम से, किस नाम से, एसपी हेल्प टेक्स्ट के नाम से। ये एक सिस्टम स्टोर प्रोसीजर है जिसका काम क्या है, ये किसी भी स्टोर प्रोसीजर को आपने बनाने के बाद अगर आपकी क्यूरी मिट चुकी है, कोई मसला नहीं है, आप उस क्यूरी को वापस ला सकते हैं। आप उस क्यूरी को वापस ला सकते हैं। किस तरह से? अभी हमने एक स्टोर प्रोसीजर बनाया था, एसपी गेट डेटा व्हाटएवर, ये था ना। अगर इसकी क्यूरी आपको चाहिए, कल की आपकी एक क्यूरी मिट जाती है या आप इसको खत्म कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, तो ये क्यूरी आपको मिल सकती है अगर आप क्या करेंगे, एसपी अंडरस्कोर हेल्प टेक्स्ट, जो रेड हो जाते हैं ना, या जो आपके इस तरह के कलर, ये बिल्ट इन स्टोर प्रोसीजर्स के आप समझ लो हो जाता है कलर। ठीक हो गया? अब इसमें क्या करता हूं, जो अभी हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया था, इसको मैं यहां पे आके प्रोवाइड कर देता हूं। इसमें क्या होगा कि जो ये स्टोर प्रोसीजर है, इसकी क्यूरी आपको दे देगा। कैसे देगा? एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब यहां पे देखें, पूरे स्टोर प्रोसीजर की जो आपकी क्यूरी थी आ रही है, क्रिएट प्रोसीजर, उसका नाम, उसके अंदर एक पैरामीटर है, उसको एज लगा के आपने बिगिन, फिर आपका ये क्यूरी, पूरी क्यूरी मिल रही है। तो एसपी हेल्प टेक्स्ट से आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्टोर प्रोसीजर की क्यूरी आप देख सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक हो गया। उसके बाद क्या है भाई, यहां पे आते हैं, ड्रॉप कैसे करते हैं, यानी एक स्टोर प्रोसीजर बनाने के बाद अगर उसको ड्रॉप करना चाहते हैं या मिटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो वो कैसे करते हैं। यहां पे आके सिर्फ क्या करना है, आप लिखेंगे ड्रॉप, फिर स्टोर प्रोसीजर का नाम। इवन आपको यहां पे प्रोसीजर कीवर्ड भी देना है, प्रोसीजर लगाएंगे और यहां पे आके इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपने जो स्टोर प्रोसीजर बनाया था वो अभी रिमूव हो चुका है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलें, तो ऐसे आप ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी प्रोसीजर को। ड्रॉप करने के बाद आपकी लास्ट पॉइंट क्या है, यूजिंग विथ इंक्रिप्शन। अब आपकी ये जो अभी किसी भी स्टोर प्रोसीजर की क्यूरी दिख रही थी, है ना, तो आप क्या कर रहे थे, सिंपल आप एसपी अंडरस्कोर हेल्प टेक्स्ट लिखते थे तो किसी भी बने हुए स्टोर प्रोसीजर की क्यूरी मिल जाती थी। लेकिन अगर मैं चाहूं कि वो क्यूरी ना दिखे, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, उस सिनेरियो के अंदर हम अल्टर के थ्रू क्या कर सकते हैं, या बनाते हैं ना जब आप स्टोर प्रोसीजर, उसी वक्त क्या करो कि उसी स्टोर प्रोसीजर को एक चीज दे दो, कौन सी, विथ इंक्रिप्शन। क्या दे दो, विथ इंक्रिप्शन। अब ये आपको क्या करता है कि ये जो एक बार बनाने के बाद किसी भी स्टोर प्रोसीजर की क्यूरी मिल जाती है ना, वो क्यूरी नहीं मिलेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आप चाहें तो अपने डेटाबेस को सिक्योर भी कर सकते हैं कि आपकी वो क्यूरीज किसी को ना दिखें। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं और अब मैं एक सिंपल सा स्टोर प्रोसीजर पहले बना देता हूं। ये जो हमने ऊपर बनाया था यही है, मैं इसको क्रिएट कर देता हूं। अल्टर तो नहीं कर रहे हम, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, तो इसी को मैं यहां पे लाता हूं, नीचे लाता हूं। ठीक है, तो इवन इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, क्रिएट प्रोसीजर, जिसका नाम एसपी टेस्ट है। क्या नाम है, एसपी टेस्ट। ये मेरा एक सिंपल सा स्टोर प्रोसीजर है। इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर दिया है आईडी, दूसरा है नेम का। सिलेक्ट करूं ऑल, कौन सी टेबल है, सिंपल 1 से, वेयर आईडी बराबर है आईडी के, नाम बराबर है नाम के। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब एक, लेकिन इसके अंदर मैंने एक चीज ऐड की है, कौन सी, विथ इंक्रिप्शन।
इससे ये होगा कि जो मैं स्टोर प्रोसीजर बनाऊंगा उसके अंदर से वो जो क्यूरी बाद में मिलती है ना sp_help से, वो नहीं मिलेगी। चले मैं अभी इसको बनाता हूं, ये बन चुका। अब मैं काम करता हूं एक कि इसकी क्यूरी देखने के लिए ये वाला स्टोर प्रोसीजर यहां पे लाता हूं। तो मैंने इसका नाम क्या रखा था, sp टेस्ट, ये रखा था ना। तो मैं ये लिख के एग्जीक्यूट करता हूं, तो आपको क्या बता रहा है, द टेक्स्ट फॉर ऑब्जेक्ट sp टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड। यानी आप जब चाहें तो उस स्टोर प्रोसीजर की क्यूरी नहीं दिखाना चाहते, इट्स ओके, आप उसको छुपा भी सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप किसी भी स्टोर प्रोसीजर की क्यूरी के वक्त उसकी क्या कर सकते हैं, कोड को छुपा सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये थे आपके स्टोर प्रोसीजर। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट में।